अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू ज़बान अव्वल बराए नवीं जमात से हिस्से नसर से सबक नंबर 9 और आना घर में मुर्गियों का, इसका बखिया हिस्सा जो है वो आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैं अब्दुल्ला खान सी, माउन मोअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हारनडली, शिमोगा। आज की इस क्लास में मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पिछले सबक का यादा करेंगे, सबक का बखिया हिस्सा पढ़ेंगे, मशक़ी सरगर्मियाँ करेंगे, हरूफ शर्त व जज़ा जो क़वाइद में बाकी है उसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले हम पिछली जमात का यादा करेंगे ताकि आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए। आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें और जो अहम नुकात हैं वो दर्ज कर लें। दूसरा सवाल है, एक आला नस्ल की मुर्गी एक साल में औसतन डैश अंडे देती है। कितने अंडे देती है? ए 50 से 60, बी 100 से 150, सी 150 से 200, डी 200 से 250। कितने जवाब बताइए? जवाब 200 से 250। ठीक है। अच्छा, इनके रिस्क की फ़िक्र अल्लाह को भी नहीं होती। किसके? ए पालतू जानवरों के, बी इंसानों के, सी मुर्ग और मुल्ला के, डी पड़ोसियों के। क्या आना चाहिए जवाब? बताइए। सी मुर्ग और मुल्ला के। बच्चों ने हर एक मुर्ग के अक्सर नाम इन पर रखे थे। बताइए जवाब किन पर रखे थे? ए लीडरों और घर के बुज़ुर्गों पर, बी रिश्तेदारों पर, सी फिल्मी सितारों पर, डी दोस्तों पर। क्या आना चाहिए जवाब? ए लीडरों और घर के बुज़ुर्गों पर। ठीक है। अच्छा, एक और सरगर्मी है, इन सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। एक सवाल है, आला नस्ल की मुर्गियाँ साल में औसतन कितने अंडे देती हैं? जवाब है, बताइए। आला नस्ल की मुर्गियाँ साल में औसतन 200 से 250 अंडे देती हैं। मुर्गी किस तरह अपना पेट भर लेती है? जवाब, मुर्गी दाना दुनका, कीड़े मकोड़े, कंकर पत्थर चुग कर अपना पेट भर लेती है। अच्छा, एक सरगर्मी और है, इन सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। किसके रिस्क की फ़िक्र अल्लाह को भी नहीं होती? जवाब, मुर्ग और मुल्ला के रिस्क की फ़िक्र अल्लाह को भी नहीं होती। ठीक है। सांप किससे हिल मिल जाता है? बताइए जवाब। सांप सपेरे से हिल मिल जाता है। एक और सरगर्मी है, इन सवालों के 2-3 जुमलों में जवाब लिखिए। बताइए, मुसन्निफ़ के दोस्त ने मुर्ग़बानी को किस तरह मुफीद बताया? जवाब, मुसन्निफ़ के दोस्त ने मुर्ग़बानी को मुफीद बताते हुए कहा कि ये नस्ल मिटाए नहीं मिटती, इसकी जिन्स 2 और 2 4 नहीं बल्कि 40 होती हैं। एक साल में एक मुर्गी औसतन 200 से 250 अंडे देती है। मुर्गियाँ पालने वाले को इनके रिस्क की फ़िक्र क्यों नहीं होती? जवाब, मुर्गियाँ पालने वाले को इनके रिस्क की फ़िक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुर्गियाँ अपना रिस्क खुद तलाश कर लेती हैं। ये दाना दुनका, कीड़े मकोड़े, कंकर पत्थर चुगकर अपना पेट भर लेती हैं। अच्छा, एक और सवाल है, देखिए, मुसन्निफ़ के दोस्त ने किस वजह से अपनी मुर्गियाँ उनके पास भेजी, यानी मुसन्निफ़ के पास भेजी? जवाब बताइए। मुसन्निफ़ के दोस्त के ससुराली रिश्तेदार छुट्टियाँ गुजारने आ रहे थे,
اس لیے انہوں نے اپنی مرغیاں مصنف کے پاس بھیجیں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، دیکھیے، بچوں نے مرغیوں کے نام کن لوگوں کے نام پر رکھے تھے؟ بتائیے جواب۔ بچوں نے مرغیوں کے نام الگ الگ اپنے سابق لیڈروں اور گھر کے بزرگوں کے نام پر رکھے تھے۔ ایک سوال ہے، مصنف نے موسلا دھار بارش میں گھر آ کر کیا دیکھا؟ بتائیے جواب۔ مصنف نے موسلا دھار بارش میں گھر آ کر یہ دیکھا کہ 3 مرغ ان کے پلنگ پر کھڑے باجماعت اذان دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو نئے الفاظ ہیں، ان کے معنی جان لینا بہتر ہے۔ اصیل کے معنی کیا ہیں؟ یاد رکھیے، اصیل کے معنی ہے اعلیٰ نسل کا۔ بیضوی، انڈے کی شکل کا، بیضہ کہتے ہیں عربی میں انڈے کو۔ شرکا، شریک کی جمع ہے، شریک کرنے والا۔ افتاد طبع، یعنی مزاج کی نوعیت یا مزاج کا انداز۔ قصہ مختصر، یعنی بات کو کم کرنا، گفتگو سمیٹنا، کم بات کرنا، مختصر بات کرنا۔ اچھا، طائر کے معنی ہے، کیا ہے طائر کے معنی؟ پرندے کے ہیں۔ لاہوت کے معنی کیا ہے؟ عالم غیب۔ طائر لاہوتی، علامہ اقبال کے شعر میں اس سے انسان مراد لیا گیا ہے اور یہاں مزاحیہ انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہاں پر طائر لاہوتی کا استعمال انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے توسل کے معنی کیا ہے؟ واسطہ، وسیلہ یا ذریعہ۔ جھنجھلانا کے معنی کیا ہے؟ خفا ہونا یا پیچ و تاب کھانا۔ اچھا، دوغلی، دوغلی یعنی کیا معنی؟ کم ذات یا کم اصل یا ملی جلی نسل کی۔ ٹھیک ہے۔ راج ہنس، ایک قسم کی مرغابی یا بڑی بطخ، ہنس کہتے ہیں جسے۔ رانی کھیت جو ہے مرغیوں کی جان لیوا بیماری کا نام ہے۔ رقابت، دشمنی ہے۔ قضیہ، جھگڑا یا فساد۔ اچھا، تو پیارے بچوں، اب ہم سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آپ جو ہے ایک نوٹ بک لے کر بیٹھیں اور صفحہ نمبر 43 پر دیکھیے، غور سے سنیے۔ ایک نوٹ بک لے کر اس میں جو اہم نکات یہاں پر بتائے جائیں گے اسے نوٹ کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو پیارے بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آنا گھر میں مرغیوں کا سبق کا اگلا حصہ غور سے سنیے۔ ایک اتوار کی دوپہر شور سے آنکھ کھلی تو دیکھتا کیا ہوں کہ بچے اصیل مرغ کو مار مار کر بیضوی پیپر ویٹ پر بٹھا رہے ہیں۔ اس دفعہ مرغ بے قصور تھا، لیکن دوسرے دن اتفاقاً دفتر سے جلد واپس آ گیا تو دیکھا کہ محلے بھر کے بچے جمع ہیں اور ان کے سروں پر چیل کوے منڈلا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، ایک دن دوپہر میں جو کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرتے ہیں، سوتے ہیں تھوڑی دیر، مصنف بھی سو رہے تھے، لیکن جب شور ہوا تو شور سے آپ کی آنکھ کھلی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ آپ ایک اصیل اعلیٰ نسل کے مرغے کو پیپر ویٹ پر، پیپر کے اوپر ویٹ کے طور پر رکھا جاتا ہے، پیپر ویٹ پر ایک مرغ کو بٹھا کر جو ہے بچے اسے مار مار کر پیپر ویٹ پر بٹھا رہے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر دوسرے دن اتفاقاً جب مصنف دفتر سے جلد واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ محلے بھر کے بچے جمع ہیں اور ان کے سروں پر چیل کوے منڈلا رہے ہیں۔ تو آگے دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ دیکھنے کے بعد ذرا نزدیک گیا تو پتہ چلا کہ میرے نئے کیرم بورڈ پر لنگڑے مرغ کا جنازہ بڑی دھوم سے نکل رہا ہے۔ سب بچے اپنے قد کے مطابق 4 4 کی ٹولیوں میں بٹ گئے اور باری باری
कंधा दे रहे थे। तो जब दफ्तर से जल्दी आए तो शोर देखकर करीब जाकर देखा तो पता चला कि इनके घर में जो नया कैरम बोर्ड था उसके ऊपर एक लंगड़ा मूर्ख था जो मर गया था, उसे रखकर उसका जनाजा जो है ले जा रहे हैं। और बच्चे बारी बारी अपने ख़त के मुताबिक जो है चार चार की टोलियों में बट गए हैं, चार चार की जमात में अपनी अपनी बारी से जो है कंधा देकर उसका जनाजा ले जा रहे हैं। गौर से देखा जुलूस में आखिर में कुछ ऐसे शुरका भी नज़र आए जो घुटनों के बल चल रहे थे और इस बात पर धाड़े मार मार कर रो रहे थे कि इन्हें कंधा देने का मौका क्यों नहीं दिया जाता। यानी जो छोटे बच्चे थे वो भी इस जनाजे में शरीक थे और वो जो बड़े बच्चे थे वो ज़रा जल्दी से आगे जा रहे थे। जो बड़े बच्चे थे, ये जो छोटे बच्चे थे वो रेंगते हुए रोते हुए जा रहे थे। तो इसको मुसन्निफ़ ऐसा कहते हैं कि ये इसलिए रो रहे हैं कि इन्हें कंधा देने का मौका नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके कुछ दिन बाद चश्मे हैरान से देखा कि हमसायों में शीरीनी तकसीम हो रही है। मालूम हुआ कि शाहरुख चितकुबरा मुर्ग ने पहली बार अजान दी है। प्यारे बच्चों, एक दूसरे दिन फिर आकर देखे कि बड़े हैरान थे देखकर कि बच्चे अपने दोस्तों में, अपने हमसायों में, पड़ोसियों में जो है मिठाई तकसीम कर रहे हैं। शीरीनी के माने मिठाई है। किस लिए पूछे कि क्यों, किस लिए ये शीरीनी तकसीम की जा रही है। तो बच्चों ने कहा कि जो उनके नाम रखे थे ना बच्चे, एक मूर्ख का नाम शाहरुख रखे थे जो कि वो चितकुबरा था। चितकुबरा काले और सफ़ेद दाग वाला मुर्गा, यहाँ पर देखिए चितरी मुर्गी दिखा कर है। फिर नीचे ये जो चितकुबरा मुर्ग है जो पहली बार अजान दी थी, इसलिए खुशी से सारे बच्चे जो है गली में अपने हमसायों में मिठाई बांट रहे थे, शीरीनी बांट रहे थे। अच्छा, मैंने इस फजूल खर्ची पर डांटा तो मुझे मतला किया गया कि खाली बोतलें, मेरे पहले नावल का मसूदा और मेरी असनाद का परिंदा रद्दी वाले को अच्छे दामों में बेचकर ये तकरीब मनाई जा रही है। अच्छा, तो करीब जाकर मुसन्निफ़ ने डांट कर पूछा ये फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो। तो बच्चों ने कहा हम कहाँ से फजूल खर्ची कर रहे हैं, ये क्या हमारे पैसे हैं। हमने जो आपके घरों में खाली बोतलें थी वो ले लिए और जो आपने नावल लिख कर रखी थी वो सारे उस नावल के क्या है मसूदा, ये जो लिख कर रखे थे आप, वो तमाम कागजात उठा लिए, पेपर उठा लिए और जो आपके सर्टिफिकेट्स थे, असनाद, सनद की जमा असनाद है, तो मुसन्निफ़ की तमाम असनाद भी जो है, तमाम चीज़ें जो घर में मिले वो तमाम चीज़ें रद्दी वाले को, यानी जो कबाड़ी गुजरी का व्यापार करने वाले होते हैं, तो उनको ले जाकर देकर, रद्दी वाले को देकर पैसे लेकर आए और उन्हीं पैसों से जो है मिठाई लाकर पूरे बच्चों में तकसीम कर रहे हैं और ख़ुशी से पार्टी मना रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। क़िस्सा मुख्तसर। चंद ही माह में इस ताइरे लाहौती ने घर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब घर अच्छा खासा पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी खाना मालूम होता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पोल्ट्री फार्म में आम तौर पर इतने आदमियों को रहने की इजाज़त नहीं। यानी चराग तले जो उनकी किताब है उसके मुताबिक जो है मुसन्निफ़ 18 महीने तक इन मुर्गियों को पालते हैं। तो इन 18 महीनों में चंद माह के अंदर ये जो परिंदे थे इन्होंने इनके घर का नक्शा ही बदल दिया। अब घर जो है इनका अच्छा खासा पोल्ट्री फार्म नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अब तक जो आपने सुना उनमें से जो समझा है, चंद सवालात यहाँ पर हैं, इनके जवाब दीजिए। पहला सवाल है, किन लोगों में शीरीनी तकसीम हो रही थी, बताइए। हमसाया लोगों में शीरीनी तकसीम हो रही थी, अपने पड़ोसियों में। शीरीनी क्यों तकसीम हो रही थी? जवाब है, शाहरुख
चित कुबरा मुर्ग ने पहली बार अजान दी थी, इसलिए हमसाया लोगों में शीरीनी तकसीम हो रही थी। एक और सवाल है, किसका जनाजा बड़ी धूम से निकल रहा था? बताइए। लंगड़े मूर्ख का जनाजा बड़ी धूम से निकल रहा था। अच्छा, एक और सवाल है, बच्चों ने कैरम बोर्ड को किस काम के लिए इस्तेमाल किया? जवाब, बच्चों ने कैरम बोर्ड को लंगड़े मूर्ख का जनाजा उठाने के लिए इस्तेमाल किया। तकरीब के लिए पैसा कहाँ से आया? बताइए जवाब, तकरीब के लिए बच्चों ने खाली बोतलें, नावल का मसूदा और मुसन्निफ़ के असनाद का पलंदा रद्दी वाले को बेचकर पैसों का इंतज़ाम कर लिया था। उस्ताद तबा के एतबार से मैं गोशा नशीन वाक़ा हुआ हूँ, और अगर ये मुर्गियाँ न होती तो मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता। इन दिनों डरबे वाला मकान इस इलाके में एक रोशन मीनार की हैसियत रखता था, जिसके हवाले से हमसाए अपना गुमनाम कोठियों का पता बताते थे। जो मुसन्निफ़ है वो क्या है, अपनी फितरत के एतबार से जो है हमेशा लोगों से ज़्यादा कम मिला करते थे। जो लोगों से कम मेल जोल रखते हैं उनको कई लोग नहीं जानते। इसी तरह मुसन्निफ़ को कोई नहीं जानते थे, लेकिन जब इन्होंने मुर्गियाँ पालीं तो तब से ये मशहूर हो गए कि ये डरबे वाले मकान वाले हैं, ये मुर्गियों के मकान वाले हैं। तो इनका घर जो है मुर्गियों की वजह से मशहूर हो गया। डरबे वाला मकान इनके इलाके में मशहूर हो गया था। वो एक रोशन मीनार की हैसियत रखता था। सारे हमसाए जो हैं अपने घरों का पता इस तरह बताते थे कि हमारा घर हमारे मोहल्ले में जो मुर्गियों वालों का मकान है, डरबे का मकान है, उसके करीब में है, उसकी दाईं तरफ है, उसके बाजू में है, उसके पीछे है। इस तरह से अपना जो गुमशुदा पता था वो इनके डरबे वाले मकान की पहचान बताकर जो है बताया करते थे। ठीक है, इन्हीं के तवस्सुल से हमसायों से तारुफ और ताल्लुक़ हुआ, और इन्हीं की बदौलत बहुत सी दूर रस और देर पा रंजिशों की बुनियाद पड़ी। शमून साहब से इसलिए अदावत हुई कि मेरी मुर्गी उनके गुलाब का पौधा खा गई। हारून साहब से इसलिए बिगाड़ पैदा हुआ कि उनका कुत्ता उस मुर्गी को खा गया। दोनों मुझसे खफा थे, यानी इनकी जो पहचान थी वो मुर्गियों की वजह से हुई। ये मुर्गियों के मकान वाले हैं, और इसी ताल्लुक़ से जो है वो शोहरत भी मिली उन्हें, और इसी तरह दूर रसे ने देर पा बहुत दिनों तक रहने वाली दुश्मनी भी इन्होंने पाल ली। क्योंकि एक दिन क्या है, शमून साहब थे, उनसे दुश्मनी इसलिए हुई कि उनके गुलाब के पौधे को इनकी मुर्गी खा ली थी। इनकी मुर्गी ने उनके गुलाब के पौधे को खा लिया था। हारून साहब से इसलिए बिगाड़ हुई, दुश्मनी हुई कि उनका जो कुत्ता है इनकी मुर्गी को खा लिया था। इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होकर इनमें अदावत शुरू हुई। अदावत की माने दुश्मनी। ठीक है, दोनों मुझसे खफा थे, शमून साहब भी और हारून साहब भी। अच्छा, तो आगे देखिए, एक दिन कलील मंजिल वाले कवी हैकल मुर्ग ने हमारे बकावली की आंख फोड़ दी। मैं रात भर अपनी तकरीर का रिहर्सल करने के बाद दूसरे दिन खलील साहब को डांटने गया। यानी एक दिन जो खलील मंजिल थी, खलील साहब का एक मुर्गा था, वो बड़ा मोटा ताज़ा था। कवी हैकल यानी मोटा ताज़ा। उसने मुसन्निफ़ की एक मुर्गी की आंख फोड़ दी थी। तो ये बड़े गुस्से में आ गए। सारी रात जो है एक तकरीर तैयार कर ली कि किस तरह से उनसे लड़ा जाए, क्या क्या अल्फाज उनसे बोले जाएं। सारी रात रिहर्सल करने के बाद जब खलील मंजिल को ये खलील साहब को डांटने के लिए पहुँचे तो क्या हुआ देखिए आगे। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं डरबे वाले मकान में रहता हूँ। वो बोले, कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा, कल आपके मुर्ग ने मेरी मुर्गी की आंख फोड़ दी।
فرمایا شکریہ، دائیں یا بائیں؟ تو جب یہ لڑنے کے لیے ساری رات ریہرسل کر کر خلیل صاحب کی منزل پر پہنچے، خلیل صاحب کی کہا کہ میں ڈربے والے مکان میں رہتا ہوں، تو خلیل صاحب نے جواب دیا کوئی حرج نہیں، مجھے کیا فرق پڑنے کا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کل آپ کے مرغ نے میری مرغی کی آنکھ پھوڑ دی، تو یہ سن کر خلیل صاحب نے کہا کون سی، دائیں یا بائیں؟ تو حافظے پر زور دیا مگر کچھ یاد نہ آیا کہ کون سی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جھنجلا کر کہا۔ کہنے لگے آپ کے نزدیک دائیں اور بائیں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میں نے اصلی واقعے کی طرف توجہ دلائی تو کہنے لگے آپ کی مرغی دوغلی ہے۔ تو اب یہاں جب وہ کہنے لگے کہ دائیں یا بائیں تو یہ تھوڑی دور سوچنے لگے کون سی ہوگی۔ پھر خیال آیا ارے دائیں ہو یا بائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خلیل صاحب نے کہا کہ آپ کے نزدیک دائیں یا بائیں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا۔ تو پھر مصنف نے اصلی بات پر ان کو لاتے ہوئے کہا آپ کی مرغی جو ہے وہ دوغلی ہے۔ کس نے کہا؟ خلیل صاحب نے کہا۔ اور آپ کا مرغا راج ہنس ہے؟ میں نے بات کانٹی، تڑپ کر بولے آپ مجھے برا بھلا کہہ لیجئے، میرے مرغ تک کیوں جاتے ہیں؟ غرض کہ ظلم و زیادتی کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی اپنی رہی صحیح اوقات خراب کرائی۔ اگرچہ بارہا رانی کھیت وبا آئی اور آن کی آن میں ڈربے کے ڈربے صاف کر گئی، مگر اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہماری مرغیاں ہر دفعہ محفوظ رہیں۔ مگر آئے دن کی رقابتیں اور رنجشیں رانی کھیت سے بھی زیادہ جان لیوا ثابت ہوئیں، اور یہ قضیہ رفتہ رفتہ یوں طے ہوا کہ مرغیاں تو پڑوسیوں کے کتے کھا گئے اور ان سے جو بچ رہیں ان کو پڑوسی کھا گئے۔ تو آتے آتے جو یہ رنجشیں تھیں، یہ جو سارا فساد تھا، وہ اس بات پر ختم ہوا کہ ان کی جو مرغیاں تھیں ایک ایک کر کے کتے کھا گئے، اور جو بچ گئے تھے ان سے وہ پڑوسی کھا گئے۔ یہ جو آپس کی ان کی رقابتیں تھیں یہ اتنی زیادہ تھیں کہ مرغیوں کی جو جان لیوا بیماری ہے رانی کھیت اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ جب مرغیوں کو بیماری آ جاتی ہے رانی کھیت نامی تو ڈربے کے ڈربے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ساری مرغیاں ایک ساتھ مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے بھی خطرناک کیا تھا، ان کے درمیان جو پڑوسیوں کے ساتھ ان کی جو دشمنی تھی وہ مرغیوں کی بیماریوں سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ حالانکہ 18 مہینے یہ اپنی مرغیوں کو پالے تھے، ان 18 مہینوں میں کئی لوگوں سے جو ہے ان کی دشمنی ہوئی اور مشہور بھی ہوئے۔ جو مرغیاں تھیں وہ پڑوسیوں کے کتے کھا گئے، تھوڑے پڑوسی پکڑ کر کھا لیے تھے۔ اچھا تو پیارے بچوں، اب تک جو سبق آپ نے سنا ہے اس کے تعلق سے چند سوالات ہیں، ان کے جواب بتائیے۔ مضمون نگار کا مکان کس وجہ سے مشہور ہو گیا تھا؟ مضمون نگار کا مکان محلے میں مرغیوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا اور اس علاقے میں روشن مینار کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک اور سوال ہے، مضمون نگار کا تعارف محلے میں کس وجہ سے ہوا؟ جواب بتائیے۔ مضمون نگار کا تعارف محلے میں اپنی مرغیوں کی وجہ سے ہوا کیونکہ یہ ڈربے والے مکان میں رہتے تھے۔ ایک اور سوال ہے، مصنف خلیل منزل کیوں گئے تھے؟ بتائیے۔ مصنف خلیل صاحب کو ڈانٹنے کے لیے گئے تھے کیونکہ خلیل صاحب کے قوی ہیکل مرغ نے بکاولی کی آنکھ پھوڑ دی تھی۔ رانی کھیت سے زیادہ جان لیوا کیا ثابت ہوا؟ بتائیے۔ مصنف کو آئے دن کی رقابتیں اور رنجشیں رانی کھیت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوئیں۔ آخر میں مرغیوں کا کیا حشر ہوا؟ جواب ہے، آخر میں مرغیوں کا حشر یہ ہوا کہ مرغیاں تو پڑوسیوں کے کتے کھا گئے اور جو بچ گئے تھے ان کو پڑوسی کھا گئے۔ بچوں نے مرغ کا جنازہ کس طرح نکالا؟ جواب ہے، بچوں نے مصنف کے نئے کیرم بورڈ پر لنگڑے مرغ کا جنازہ بڑے دھوم سے نکالا
मुसन्निफ ने गौर से देखा तो सारे बच्चे टोलियों में बट गए थे। अपने ख़त के मुताबिक 4-4 बच्चों की टोली बारी बारी मुर्ग़ को कंधा दे रही थी। अच्छा, दर्ज झैल जुमलों की मतन के हवाले से वजाहत कीजिए। बताइए आपकी मुर्गी दोगली है कि ये जुमला मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मज़ाहिया मज़मून और आना घर में मुर्गियों का से लिया गया है। इस जुमले को मुसन्निफ़ के पड़ोसी खलील साहब ने मुसन्निफ़ की मुर्गी पर इल्ज़ाम लगाते हुए उस वक्त कहा था जब मुसन्निफ़ खलील मंजिल पहुंचकर खलील साहब को डांटने गए थे। ठीक है, अब एक और सवाल है, देखिए। दाना दुनका, कीड़े मकोड़े कंकर पत्थर चुग कर अपना पेड़ भर लेंगे। तो इसका जवाब है ये जुमला मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मज़ाहिया मज़मून और आना घर में मुर्गियों का से लिया गया है। इस जुमले को मुसन्निफ़ के दोस्त ने मुसन्निफ़ से उस वक्त कहा था जब मुसन्निफ़ ने उनसे बेसब्री से ये पूछा था कि मगर ये सब खाएंगे क्या। ठीक है, आप मुझे बुरा भला कह लीजिए, मूर्ख तक क्यों जाते हैं। इसका जवाब है वजाहत, ये जुमला मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मज़ाहिया मज़मून और आना घर में मुर्गियों का से लिया गया है। इस जुमले को मुसन्निफ़ ने अपने पड़ोसी खलील साहब से उस वक्त कहा था जब खलील मंजिल पर खलील साहब ने उनकी मुर्गी को बुरा भला कहा था। एक सरगर्मी है, मंदरजा झैल सवालों के मौजूद तरीन जवाब की निशानदही कीजिए। ये मुर्गियाँ ना होती तो कोई न पहचानता। मजमून निगार ने यह जुमला इसलिए कहा, इसलिए ए इन्हें मुर्गियाँ पसंद थीं, बी मुर्गियों की वजह से वो मशहूर हो गए थे, सी वो मुर्गियाँ बेचते थे, डी उनकी मुर्गियों का गोश्त लजीज था। जवाब बी है, मुर्गियों की वजह से वो मशहूर हो गए थे। खलील साहब के कवी हैकल मुर्ग ने ये किया, क्या किया। ए बकावली की आंख फोड़ दी, बी बकावली की टांग तोड़ दी, सी गुलाब का पौधा खा गई, डी पहली बार अजान दी। क्या किया, बकावली की आंख फोड़ दी। ये सही जवाब है। एक और सवाल है, शमून साहब से मुसन्निफ़ की अदावत की वजह ये थी। ए शमून साहब मुर्गियों से बेजार थे, बी वो शमून साहब का नाम भूल गए थे, सी शमून साहब बदतमीज़ इंसान थे, डी मुर्गी इनका गुलाब का पौधा खा गई थी। क्या आना चाहिए जवाब, डी मुर्गी इनके गुलाब का पौधा खा गई थी। एक और सवाल है, लंगड़े मुर्ग का जनाजा किस पर निकाला जा रहा था। ए दीवान खाट पर, बी पलंग पर, सी कैरम बोर्ड पर, डी तख्ते पर। क्या आना चाहिए जवाब, सी कैरम बोर्ड पर। अच्छा, बच्चे टोलियों में बटकर बारी बारी किसे कांधा दे रहे थे। जवाब ए लंगड़े मुर्ख के जनाजे को, बी अपने दोस्त के जनाजे को, सी अनजान जनाजे को, डी बिल्ली के जनाजे को। किसे, जवाब ए लंगड़े मुर्ख के जनाजे को। अच्छा, मुर्गियों की ये वबा आन की आन में डरबे के डरबे साफ कर गई। कौन सी, ए रानीगंज, बी रानी खेत, सी रानी बाग, डी बर्ड फ्लू। कौन सी है जवाब, जवाब बी रानी खेत। अच्छा, मुर्गियां तो पड़ोसियों के कुत्ते खा गए और जो बच रही उन्हें ए दोस्त खा गए, बी पड़ोसी खा गए, सी रिश्तेदार खा गए, डी बेच डाली। क्या किया, जवाब क्या आना चाहिए, बी पड़ोसी खा गए। अच्छा प्यारे बच्चों, अब एक सरगर्मी है घर पर काम। इस सबक के तमाम मशक़ी सवालों के जवाब लिखिए। दूसरी सरगर्मी है, हरूफ शर्त व जज़ा किसे कहते हैं, मिसाल के साथ आपको लिखना है। अच्छा, इन दोनों सरगर्मियों को लिखकर अपने मोहतरम उर्दू मुअल्लिम या मुअल्लिमा को दिखाइए। ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास यहीं पर बर्खास्त की जाती है। मैं अब्दुल्ला खान सी, माउन मुअल्लिम,
گورنمنٹ اردو ہائی اسکول ہارنلی شموگا سے تعلق رکھتا ہوں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اچھا، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.